गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हमने पढ़ा था कि निकट की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती लेकिन हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। जो उसका दूर बिंदु है वो निकट आ जाता है और जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पहले बन जाता है, जिससे मस्तिष्क में उस प्रतिबिंब की छवि हमें दिखाई नहीं देती। मस्तिष्क तक वो सूचना नहीं पहुंचती। ये मैंने आपको नेत्र की संरचना में भी बताया था कि जब तक प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता तब तक उसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना अनिवार्य है। तो निकट दृष्टि दोष में जो बिंदु अपन ने पढ़े थे उसके जस्ट ऑपोजिट, उसका जस्ट विपरीत आपको पढ़ना है और वो है आपका दूर दृष्टि दोष। अगर आपको निकट दृष्टि दोष ढंग से आपने याद किया है तो उसका जस्ट आप उल्टा लिख दो, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो पहला इसका बिंदु क्या हो जाएगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये पहला बिंदु हुआ। अगर आपको इसकी परिभाषा आती है, जैसे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं या दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि वह दोष जिसमें वस्तु को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। फिर उसमें क्या क्या हो जाता है, नेत्र में क्या परिवर्तन आता है, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा बिंदु प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। उसमें क्या था, उसमें ये था निकट, दूर की जगह क्या था, उसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष में ये था ना। और दूसरा क्या था कि प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, रेटिना के आगे बनता है। इसमें क्या है, पीछे बनता है। ठीक है, दूर बिंदु है और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है इसमें, तो निकट बिंदु, उसमें क्या था, दूर बिंदु निकट आ जाता है, इसमें निकट बिंदु दूर चला जाता है। निकट बिंदु दूर चला जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट बिंदु जो है, अब देखिए आप कि कोई भी, ये मान लो आपकी नेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर आपका लेंस है और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ये जो प्रकाश किरणें केंद्रित हो रही है यहाँ पर केंद्रित हो रही है, जबकि कहाँ केंद्रित होनी चाहिए थी, रेटिना पर। यहाँ पर केंद्रित होनी चाहिए थी, यहाँ पर केंद्रित न होकर ये यहाँ पर केंद्रित हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेंस की फोकस दूरी जो है वो बढ़ी या कम हुई। आप फिर ध्यान से देखना, एक तो मैंने लेंस बनाया ही हो, ये मोटा लेंस बनाया मैंने, जितना ज्यादा मोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी कम होगी। ठीक है ना, इसकी फोकस दूरी मान लो यहाँ 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। ठीक है, और एक मैंने ये लेंस बनाया, इसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसकी फोकस दूरी मान लो यहाँ ये पॉइंट है और इसकी फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता देखो, ये तो यूं है ऐसा और ये ऐसा है ना। तो इसमें क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ी, फोकस दूरी ज्यादा होगी
तो यहाँ से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो कहाँ पर केंद्रित होंगी, यहाँ पर केंद्रित होंगी। इसमें कहाँ केंद्रित होंगी, यहाँ पर केंद्रित होंगी, फोकस बिंदु पर मिलती है ना जाके। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर केंद्रित न होकर यहाँ केंद्रित हो रही है, मतलब कि ये जो दूरी है ये बढ़ गई, और ये दूरी अपन कौन क्या मानते हैं, इसको मानते हैं अपन फोकस दूरी, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई। लेंस अगर ऐसा है तो वो ऐसा हो जाता है, क्योंकि फोकस दूरी कब बढ़ेगी, जब लेंस इस प्रकार से फैल जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला बिंदु आप लिख सकते हैं, इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब फोकस दूरी बढ़ गई तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। निकट दृष्टि दोष में अपन ने क्या पढ़ा था, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, पढ़ा था ना। और इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अगला है इसका निराकरण। निराकरण मतलब इसका उपाय, कि अगर ये दृष्टि दोष हो जाता है तो इसके उपाय के लिए अपन क्या करते हैं। तो आप ये बताइए कि जब अपन ने निकट दृष्टि दोष पढ़ा था तब अपन ने क्या उपाय लगाया था, लेंस कौन सा लिया था, कौन सा लेंस हमने यूज किया था, अवतल लेंस किया था ना। तो इसमें कौन सा लेंस उपयोग में आएगा, उत्तल लेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके निराकरण, निराकरण का मतलब है इसे दूर करने के लिए इसका जो उपाय है वो क्या है। इसके निराकरण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और ये पॉइंट्स वही हैं जो अपन ने निकट दृष्टि दोष में पढ़ा था, और उसका जस्ट ऑपोजिट है निकट दृष्टि दोष का। अब इसका जो डायग्राम है, किस प्रकार से प्रतिबिंब जो है वो बनते हैं, या किस प्रकार से अपन यूं कहें कि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो उसके लिए जो पहली स्थिति है इसकी वो ये नेत्र है, और ये इसका लेंस है, और ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ से आने वाली जो प्रकाश किरणें है, क्योंकि निकट का देख रहे हैं ना अपन, निकट की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो निकट अपन निकट बिंदु मान लो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर निकट बिंदु ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं एक सीक्वेंस में बनाती हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि क्या अंतर होता है इसमें, क्योंकि तीन डायग्राम है, तीनों एक साथ बन रहे हैं तो वो ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसका जो पहला डायग्राम है वो ये लेंस और ये इसकी मुख्य अक्ष, इसके मुख्य अक्ष, ठीक है। और निकट बिंदु मान लो यहाँ है, यहाँ निकट बिंदु है, यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण ये यूं जाएगी इस लेंस पर, इस लेंस पर यूं आपतित होगी, ये किरण यूं आपतित हो रही है, यहाँ अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के बाद ये कहाँ मिलनी चाहिए, रेटिना पर मिलनी चाहिए, लेकिन ये रेटिना पर न मिलकर कहाँ मिलती है, रेटिना के पीछे मिलती है। ये जो प्रकाश किरणें हैं ये यहाँ पर मिलेगी,
प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है इसका, समझ आएगा? ये निकट बिंदु है इसका। अब इसका जो निकट बिंदु है वो किस प्रकार से दूर जाता है। अगर ये बिंदु, अगर हमें इसको यहाँ बनाना है तो इसको हमें पीछे भेजना होगा, ये बात हुई ना। इस बिंदु को अगर हम यहाँ चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये बिंदु यहाँ होना चाहिए क्योंकि रेटिना यहाँ पर है ना, और ये जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। उसके लिए क्या अनिवार्य, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि ये जो बिंदु यहाँ पर है ये थोड़ा सा इधर खिसक जाए, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से। अगर इस बिंदु को हम यहाँ खिसका दें तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, ये हुआ ना। तो निकट बिंदु किस तरह से दूर जाता है वो यहाँ पर अपन देखेंगे। ये लेंस है, इसकी मुख्य अक्ष, और ये वाला तो बिंदु देखिए यहाँ था, यहाँ था ना ये बिंदु, ये मैं इसको यहाँ भेज दूँ, ये एम है और ये एम डैश, ठीक है। एक्चुअल में वस्तु यही रखी हुई है, अगर वस्तु यहाँ रखी हुई है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अगर किसी भी तरह से इस वस्तु का प्रतिबिंब अपन यहाँ बना दे या इस वस्तु को अगर अपन यहाँ भेज दे तब उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से जाने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, यहाँ से जाने वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये वाली, वो कहाँ मिलेगी, यहाँ पर इस बिंदु पर मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो बिंदु था ये निकट था पहले और ये कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। इसी को अपन, ये दोष युक्त नेत्र है, इसमें दूरदृष्टि दोष है। ये जो लेंस है इसमें दूरदृष्टि दोष है, ठीक है। और हमें इस बिंदु को यहाँ भेजना है। अब उसका कोई उपाय, जिससे कोई भी बिंदु जहां पर उसका वस्तु रखी हुई है उस वस्तु को हम थोड़ा सा पीछे भेजें। पीछे भेजने का मतलब ये है कि उसका प्रतिबिंब हम थोड़ा सा पीछे बनाते हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि इसमें कितनी बार अपवर्तन होना चाहिए, 2 बार अपवर्तन होना चाहिए। तो 2 बार अपवर्तन होगा तभी तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, इसका भी यहाँ बनेगा। जो मेन प्रक्रिया है, जो मेन प्रोसीजर वो यही होता है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो हमने ये उत्तल लेंस तो है ही हमारे पास, जो नेत्र का है, हमारे आंखों के अंदर है, और एक हम इसके बाहर यहाँ पर एक उत्तल लेंस है। यहाँ पर हम चश्मे में, जो अपन चश्मा लगाते हैं ना बाहर, उसमें ये वाला लेंस लगा दिया, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या है, ये निकट बिंदु था ना, यहाँ पर एन था, ये एन, ठीक है। यहाँ से प्रकाश किरणें यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर आपतित होंगी ना। अब ये बिंदु कहाँ पर है, मैं पूरा डिटेल में आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। ये जो बिंदु है ये इस लेंस की छठी स्थिति में है। छठी स्थिति मतलब हमने 5 स्थितियां 6 स्थितियां पढ़ी है ना, उत्तल लेंस की हमने 6 स्थितियां पढ़ी थी। उन 6 स्थितियों में छठी स्थिति कहाँ है, जब बिंब कहाँ है, फोकस बिंदु और प्रकाश केंद्र के मध्य है ना, जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु की ओर ही बनता है। ये हमने डायग्राम बनाया था, ये हमने लेंस लिया था, इस लेंस में हमने ये फोकस बिंदु लिया था, ये ओ लिया था,
और ये सीधा F1C1, और यहाँ पर हमने वस्तु लिया था ना, जिसका प्रतिबिंब यही बन रहा था इधर ही और बड़ा बन रहा था। याद आया क्या कुछ? छठी स्थिति, उत्तल लेंस की छठी स्थिति, ठीक है ना, जिसमें हमने बिंब को कहाँ रखा था? फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य रखा था ना। तो अब देखिए सेम पोजीशन यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ। ये वस्तु है, ये वाली कहाँ रखी हुई है? इस लेंस के O और F के मध्य रखी हुई है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए आप बताइए? सेम पोजीशन मैंने नीचे बना रखी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर बनेगा। इसका प्रतिबिंब यहाँ बना था ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर बनेगा। हमें इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाना है, समझ रहे हैं ना आप बात को? तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब मान लो यहाँ बन रहा है n' पर, और इसको अपन डॉट डॉट के द्वारा मिला रहे हैं, ये डॉट डॉट के द्वारा, ठीक है। और ये जो किरणें हैं ये यहाँ पर आपतित होंगी, इस पर, इस लेंस पर आपतित होंगी। ये छोटा बना सकते हैं थोड़ा सा इसको, ये यहाँ पर आपतित होंगी और ये कहाँ पर मिलेंगे? सीधा रेटिना पर मिलेगी। ये प्रकाश किरणें कहाँ पर मिलेगी? रेटिना पर। आगे समझ में? अब आने वाली जो प्रकाश किरणें, ये माना जाएगा कि ये प्रकाश किरणें पीछे से आ रही हैं। ये अपन डॉट डॉट के द्वारा बनाएंगे। ये बिंदु जो है वो n है, ये n' है, ये लेंस वो है जो अपने चश्मे में लिया है, ये लेंस वो है जो हमारे नेत्र के अंदर है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर, और ये दृष्टि मुक्त नेत्र है। दृष्टि दोष जो है वो मुक्त हो गया, दूर हो गया दृष्टि दोष। अब इसमें कोई भी दृष्टि दोष नहीं है, हमने उत्तल लेंस का उपयोग कर लिया। बात समझ में आ गई सबके? तो ये डायग्राम आपके क्लियर हो गए सारे। तो ये मुख्य दो हैं, और छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। कई बार 1 नंबर का प्रश्न आएगा, दूरदर्शी दोष के निराकरण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? निकटदर्शी दोष के निराकरण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? निकटदर्शी दोष क्या होता है? दूरदर्शी दोष क्या होता है? ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्नों का आप आंसर परिभाषा में हो जाएगी, और यह आपको डायरेक्ट लेंस का नाम लिखना है। तो मेरी समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो तीसरे नंबर पे है वो है जरा दृष्टि दोष। तीसरा जो है वो है जरा दृष्टि दोष। सॉरी, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब व्यक्ति की एज हो जाती है, आयु ज्यादा हो जाती है, तब लेंस का जो लचीलापन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लेंस का लचीलापन जो है वो कम होने का मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारी आंखों पर प्रकाश बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो हमारी आंखों की जो पुतली है वो सिकुड़ जाती है। आपको पता है क्या? एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप जब एकदम तेज धूप में आप बाहर निकलिए धूप में और आप सूर्य की तरफ देखिए, ठीक है, थोड़ी देर आप कुछ सेकंड आप सूर्य की तरफ देखोगे, उसके बाद आप रूम में आ जाओ तो आपको क्या लगेगा? अंधेरा लगता है या उतना ही प्रकाश लगता है जो नॉर्मल रहता है? सॉरी, अगर हम रूम में हैं, बिना धूप में गए हम रूम में हैं, तो हमें प्रकाश नजर आता है रूम में। अगर अपन धूप से और रूम में आते हैं तो हमें एक बार अंधेरा नजर आता है। वो क्यों? वो उसका क्या कारण है? होता होगा, आपने कभी नोटिस नहीं किया तो अब कर लेना। बहुत तेज धूप रहती है, आप सूर्य की तरफ देख के और फिर रूम में आना,
आपको अंधेरा लगेगा। तो उसका कारण क्या है कि जब हम बहुत तेज प्रकाश हमारी आंखों पर गिरता है तब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये आपके नेत्र में ये परितारिका है और ये अंदर पुतली है, ऐसा ही होता है ना। ये परितारिका है और ये पुतली अंदर एकदम बीच में काला काला रहता है, पूरा राउंड काला है। ये तो परितारिका और बीच में उस काले राउंड के बीच में छोटा सा व्हाइट, छोटा सा एक छोटा छिद्र और होता है, छोटा राउंड और होता है, ठीक है ना। तो जब इसके ऊपर बहुत तेज तीव्रता का प्रकाश जब गिरेगा तो क्या होगा, ये पुतली सिकुड़ जाती है। परितारिका जो है वो इसको सिकोड़ लेगी तो क्या होगा, इसका जो आकार है वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा आकार हो जाएगा तेज प्रकाश में, ठीक है। और जब इसी नेत्र को लेकर, इस छोटी पुतली वाली नेत्र को लेकर जब हम रूम में आते हैं, तब रूम में आने पे क्या होगा कि पुतली का आकार कैसा है, बहुत छोटा है, ठीक है ना। लेकिन अब तेज प्रकाश नहीं गिर रहा तो परितारिका को वापस या पुतली को वापस फैलने में, पुतली वापस फैलेगी ना, क्योंकि तेज प्रकाश आना बंद हो गया, तो पुतली को वापस फैलने में कुछ समय लगता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि रूम में आते हैं अचानक अंधेरा लगता है, फिर कुछ देर तक अगर अपन रूम में रहते हैं तो वापस वही प्रकाश आ जाता है। तो धीरे धीरे हमारी पुतली का आकार धीरे धीरे बढ़ता है, नॉर्मल होता है, जितना उसका वास्तव में रहता है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आता है, ठीक है। तो तेज प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है। अचानक हम जब रूम में जाते हैं तब पुतली सिकुड़ी ही रहती है और उस सिकुड़ी हुई पुतली में हमें प्रकाश अंदर नहीं प्रवेश करता और हमें अंधेरा नजर आता है। और कुछ समय पश्चात पुतली वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आती है और तब हमें रूम में वापस प्रकाश नजर आने लगता है। तो ये जो सिकुड़ना, वापस फैलना, और मैंने ये भी आपको बताया था कि नेत्र के अंदर जो लेंस है वो मांसपेशियों के बीच में फिक्स किया हुआ रहता है। मांसपेशियां है, इधर मांसपेशियां लगी हुई है, इधर मांसपेशियां रहती है, बीच में लेंस रहता है। मांसपेशियां उस लेंस पर दबाव डालती है तो वो सिकुड़ जाता है, और दबाव जब कम होता है तो वो लेंस फैल जाता है, तो मतलब लचीला होता है, वो लेंस जो है वो लचीला होता है। अब जैसे जैसे एज होती है, अवस्था हो जाती है, वृद्धावस्था आती है, तो उस एज में क्या होता है, वो लचीलापन खत्म हो जाता है, मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं, जितना दबाव डालना चाहती है उतना नहीं डाल पाती, ठीक है। और लेंस का लचीलापन भी क्या होता है, कम हो जाता है। उस वजह से क्या होगा कि दूर की वस्तु और निकट की वस्तु, दोनों वस्तुओं को देखने में दिक्कत आती है। तो इसमें दूर की और निकट की दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसमें पॉइंट क्या जाएगा, इसमें दूर में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूसरा बिंदु यह है अधिक उम्र हो जाने पर लेंस के अधिक उम्र हो जाने पर लेंस के लचीले पन में कमी होने के कारण होता है। तो इसमें पहले
पहली बात तो ये कि प्रभाव क्या पड़ता है, दूर की वस्तु निकट की वस्तु दोनों ही हमें कम दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूसरा, कब होता है, क्यों होता है, तो अधिक उम्र होने के कारण होता है, जिसमें लेंस का जो लचीलापन है उसमें कमी आ जाती है, लचीलापन नहीं रहता उसके अंदर। इसका उपाय क्या है, निराकरण। इसके निराकरण के लिए द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफॉक्सी लेंस का मतलब होता है कि जो चश्मा रहता है उसके उस चश्मे में उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगे रहते हैं, उसको बन गया था द्विफॉक्सी। ठीक है, अगर हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, दूर की वस्तु अगर नहीं दिखाई देती तो अपन कौन सा लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। और अवतल लेंस में ऊपर लगाया जाता है, उत्तल लेंस नीचे की ओर लगता है। ये चश्मा आपका चश्मा है, इस चश्मे में यहां जो लेंस लगता है ये तो लगता है उत्तल, और ऊपर जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है अवतल। ये दूर की वस्तु देखने के लिए, निकटदृष्टि दोष के लिए है, ये दूरदृष्टि दोष के लिए है, नजदीक की वस्तु देखने के लिए। जब अपन पढ़ाई करते हैं, पढ़ते समय चश्मा लगाया जाता है तो आपने देखा होगा कि चश्मे में नीचे की ओर एक दूसरा लेंस लगा रहता है। ठीक है, और केवल हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही तो अपन केवल अवतल लगाते हैं, केवल हमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती केवल अपन उत्तल लगा लेते हैं। हमें दूर की और नजदीक की दोनों ही दिखाई नहीं दे रही, जब एज हो जाती है तो अपन इस तरह का चश्मा बनवाते हैं जिसमें ऊपर अवतल और नीचे उत्तल दोनों लेंस यूज में दिए जाते हैं। समझ में आ गया? तो इसको अपन कहते हैं द्विफॉक्सी, जिसमें दोनों ही लेंस लगे हो। तो ये है आपका जरा दृष्टि दोष। अब चौथा नंबर पे जो है वो है अबिंदुकता। अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य दोष। अबिंदुकता भी कहते हैं और दृष्टि वैषम्य दोष भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो नेत्र की जो लेंस है उस लेंस की जो वक्रता है वो गड़बड़ हो जाती है। वक्रता गड़बड़ होने का मतलब क्या हुआ, ये जो घुमाव है लेंस का, ये जो घुमाव है, ये वक्रता नहीं, वक्रता ये चेंज हो जाती है। ठीक है ना, ये खराब हो जाती है, जिससे क्या होगा कि हमें सीधी रेखाएं और ये वाली जो रेखाएं हैं वो हमें कैसे नजर आती हैं, वक्र के रूप में नजर आती है। हमें इस प्रकार से नजर आएगी, ये इस प्रकार से नजर आती है, भूमि भी वक्र रूप में नजर आती है। एक्चुअल पोजीशन ये है और हमें दिखाई कैसे देते हैं, ये वाला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, अबिंदुकता, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य दोष। और इसमें वक्रता जो है, लेंस की वक्रता बिगड़ने के कारण, लेंस की वक्रता खराब होने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है लेंस की वक्रता खराब होने के कारण
यह है दोष उत्पन्न होता है और इसके निराकरण के लिए क्या करते हैं, निराकरण के लिए बेलनाकार लेंस, निराकरण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये और इसमें सीधी रेखा वक्र रूप में दिखाई देती है। तो आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। मोतियाबिंद जो है वो बचा है, वो अपन कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।